Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. So guys, आज के अपने हम सेशन में डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 17 और ये जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर हम आपके 26 to 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ एन ASC सेकेंड वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर आपसे कहा है कि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसका जो हर कैरेक्टर होता है कीबोर्ड पर उसमें ASC सेकेंड वैल्यू होती है जिसकी फुल फॉर्म क्या है। अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्टैंडर्ड कोड, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। So the correct answer for this question is American Standard Code for Information Interchange। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं, पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा और C++। तो यहाँ आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यही आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि पास्कल, जावा और C++ आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Next, move towards our next question and it is minimum number of bits required to store any 3-digit decimal number is equal to। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है 3-digit डेसिमल नंबर को स्टोर करने की वो किसके बराबर होती है, 3K, 5K, 8K या फिर 10K। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसका प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, ब्राउज़र का या फिर IP एड्रेस का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, ब्राउज़र। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपके ब्राउज़र का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट्स इन विच। यहाँ पर आपसे बोला है कि POP3 और IMAP जो है वो ईमेल अकाउंट्स हैं जिनमें कि वन ऑटोमेटिकली गेट्स 1 ईमेल एवरी डे, जिसमें कि एक का जो मेल है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है हर दिन, या फिर वन हैज़ टू बी कनेक्टेड टू दी सर्वर, या फिर किसी को सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है किसी के मेल को पढ़ने और लिखने के लिए, या फिर ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू दी सर्वर ओनली, मतलब वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्ट टू सर्वर टू सेंड एंड रिसीव मेल। यहाँ पर बोला है कि मेल को रिसीव करने के लिए, उसको सेंड करने के लिए किसी को सर्वर से कनेक्ट होना होगा, या वन डज नॉट नीड एनी टेलीफोन लाइन्स, या उनमें किसी को भी टेलीफोन लाइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C कि वन हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर। उसमें आपको सर्वर से कनेक्ट होना होगा इस मेल को रिसीव करने के लिए और उसको सेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 इरिटेशन इन आईज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट। यहाँ पर आपको पॉल्यूटेंट प्रोवाइडेड हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, PAN एंड नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जिससे कि आपकी आईज में इरिटेशन होती है। तो आईज में जो इरिटेशन कॉज करता है वह है आपका PAN। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीन्यूक्लिएटेड एरोमेटिक
nucleide. Okay, now next move towards our next question and it is which is the source of chlorofluorocarbon. अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या सोर्स है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ हाँ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है आपका CFCs होता है, ये कहाँ से निकलता है, तो ना ही तो ये आपके थर्मल प्लांट से निकलता है, ना ही ऑटोमोबाइल से। यहाँ पे आपको NOx दिखाई देता है, निट्रस ऑक्साइड। फर्टिलाइज़र से भी ये नहीं निकलता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि आपके AC से, आपके रेफ्रिजरेटर से, आपके एरोजोल से, इन सभी से जो है वो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट होता है। ठीक है, इसका एमिशन होता है। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब इनमें से कौन सी आपकी रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है? क्या क्लीन एयर नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, या फिर सॉल्ट नहीं है? तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हम लोग आपको बता चुके हैं, हमने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है। तो आप सभी को पता है कि फ्रेश वाटर जो है वो आपका रिन्यूएबल है, सॉइल भी आपकी रिन्यूएबल है, एयर भी, लेकिन ये जो सॉल्ट है ये आपका रिन्यूएबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 34 is which of the following parameter is not used as a pollution indicator in water। अब आपको यहाँ पर पूछा है कि पानी में किसको हम पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज़ नहीं करते, किस पैरामीटर को? आपके TDS को, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जितनी सॉलिड डिजॉल्व होती हैं आपके वाटर में, या फिर कॉलीफॉर्म काउंट, यहाँ पर जो आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है उसका काउंट। ठीक है, मेनली आपका ई कोलाई भी होता है। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि DO, या फिर डेंसिटी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स में से किसको पॉल्यूशन का इंडिकेटर नहीं माना जाता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेंसिटी। डेंसिटी जो है इसको पॉल्यूशन का इंडिकेटर नहीं माना जाता। बाकी अगर TDS बढ़ जाता है तो आपका वाटर पॉल्यूटेड होता है, कॉलीफॉर्म काउंट बढ़ जाता है तब आपका वाटर पॉल्यूटेड होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तब, लेकिन डेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा होने से कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट है एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विद। अब जो आपके S और P वेव्स होती हैं ये किससे एसोसिएट होती हैं? काफ़ी हम लोगों ने आप डिस्कस किया होगा अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि आपकी वेव्स होती हैं SP एंड L वेव्स, और ये जो वेव्स होती हैं ये आपकी यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये कितनी तेज़ी से आती हैं। ठीक है, और कितना नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये इन वेव्स के आने से जो है वो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। तो ये एसोसिएटेड है आपकी अर्थक्वेक से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब आपको इनको मैच करना है। तब जब आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि ओजोन होल जो है वो ओजोन होल कैसे होता है। तो अब मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो रेडिएशंस आपकी ओजोन लेयर को क्या करती हैं, डिप्लीट करती हैं, और जब डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ए। फर्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये है आपकी किसकी वजह से होता है, मेनली मीथेन की वजह से। नेचुरल हैज़र्ड्स जो होते हैं उनमें क्या आता है आपका सुनामी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये आपका इकोसेंट्रिज्म होता है। यहाँ पर जो कोड रहेगा वो है आपका B C A and D। चलिए मैच कर लेते हैं and it is here in option number A, B, C, A and D. Option number A is the correct answer for this question. Next question number 37 is इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ लोकेटेड एट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट है एडवांस्ड स्टडी का वो कहाँ लोकेटेड है, धर्मशाला, शिमला, सोलान या फिर चंडीगढ़। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी का आपकी शिमला में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसर्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। आपको टीचर एजुकेशन जो नेशनल काउंसिल है टीचर एजुकेशन यानी NCTE जो है इसके नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसर्स कितने हैं उसको इंडिकेट करना है। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। आपके NCTE के 4 रीजनल ऑफिस हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज कंसीडर द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा हार्ट और सोल किस अधिकार को कहा गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच को, राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं इन्हीं को हार्ट एंड सोल कहा गया है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस एट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से किसने ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इंडिया में क्रिएट किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरेन हेस्टिंग्स, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सर चार्ल्स मैटकैल्फ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मैटकैल्फ। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इंक्लूड। किसी भी एक सिटीजन की जो फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं उसमें क्या क्या आता है कि रिस्पेक्ट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें, हमारे नेशनल फ्लैग का सम्मान करें और हमारे नेशनल एंथम का सम्मान करें। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल हमें एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना होगा। रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अब गवर्नमेंट अगर अच्छी नहीं है तो हम क्या ही उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 1, 2 and 4 एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो सब शपथ कब लेता है? टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। शपथ क्यों लेता है? ताकि वो इंडिया के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को पकड़ कर रख सके, या फिर टू बी ट्रू फेथ एंड अलाइजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही विश्वास रख सके, या फिर टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्रीज, या फिर टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। इसलिए लेता है ताकि वो जो हमारा देश है इसके जो संविधान है, इसके जो कानून हैं उनको संरक्षित रख सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनको डिफेंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को पढ़ाना, उसको देखने में परेशानी हो रही है और उसको आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में अगर पढ़ाना है तो आप किस टाइप का ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ क्लास में देंगे? तो नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन, बिकॉज मेजॉरिटी में सफ़र आप उस बच्चे पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा अटेंशन आप देते हैं तो जो ज़्यादा बच्चे हैं नॉर्मल स्टूडेंट उनको सफ़र करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जब आप विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं नॉर्मल वाले के साथ तो आपको उसको ज़्यादा अटेंशन देना ही देना है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम। अब आप उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेंगे, ठीक है, उसको सहानुभूति देंगे क्लास में, या तो अब जब आप उसको क्लास में सहानुभूति, उसका सिंपैथेटिक बिहेवियर करेंगे तो क्या होगा, वो खुद को हीन समझने लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बेचारा हूँ, जो ये टीचर मुझे इतना सहानुभूति दे रहा है। तो इतना ज़्यादा सहानुभूति भी नहीं देनी है आपको, क्योंकि आप बाकी स्टूडेंट को सहानुभूति नहीं देंगे, उसे देंगे तो कहीं ना कहीं आप उसका मोरल जो है वो डाउन करेंगे। यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हैंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप ये सोच लेंगे कि जो अंधापन है वो उसकी किस्मत है और फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टीचर हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये उसकी किस्मत है, क्योंकि टीचर को क्या कहा जाता है कि वो आपकी किस्मत का निर्माता है। टीचर ही स्टूडेंट की किस्मत को बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट पेस कन्वीनिएंट टू हिम। आप उसकी सीट को रो में सबसे आगे करेंगे और उसको के पेस के अकॉर्डिंग, मतलब जिस पेस पे वो कन्वीनिएंट है उस तरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आप यही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। अब इनमें से कौन जो है एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्विटी या फिर वैलिडिटी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्बिग्विटी। Next question number 45 is which of the following
डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। सॉरी, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड से बिलोंग नहीं करता। ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो हमारे ऊपर प्रोजेक्टर लगे होते हैं वॉल्स पर, जिनमें आप देखते हैं पिक्चर्स को रन होते हुए, ठीक है, प्रोसेस को कंडक्ट होते हुए, तो वो आपका प्रोजेक्ट एड के अंतर्गत आता है। ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर, तो ये सब प्रोजेक्टर का नाम आ गया तो प्रोजेक्टर है ही, और ये आइडियास्कोप भी आपका प्रोजेक्टर है, लेकिन ये जो ब्लैक बोर्ड है ये आपका प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 इज फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर कहा है कि एक टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय कौन सी स्टेटमेंट सही होगी या कौन सा मेथड सही होगा। राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी लिखो और जितना साफ हो सके उतना साफ लिखो। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट, पहले आप मैटर को लिख दीजिए और फिर बच्चे से बोलिए कि अब वो उसको पढ़ के सुनाए, या फिर आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। आप बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उस आंसर को लिखेंगे, जो बच्चा ही बोल रहा है वही आप लिखेंगे, या फिर राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज क्लियरली एज पॉसिबल, या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही लिखेंगे उतना क्लियरली जितना कि है। तो देखिए, जल्दी नहीं लिखना, क्योंकि आप क्लास में जल्दबाजी करने नहीं गए हैं। कोई फ़ायदा नहीं कि आपने अपना लेक्चर कंप्लीट कर दिया, आपने अपना कोर्स 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, और अगर स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आया, एक सिंगल स्टूडेंट भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। तो जल्दी तो आपको चलना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे को क्लास में ही क्या हो जाए, वो कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसका बस उसको रिवीजन करना रह जाए, उसको याद करने की रोड मेमोराइजेशन की ज़रूरत यहाँ पर ना पड़े। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, आपको सबसे पहले मैटर लिख के और फिर बच्चे से कह देना है पढ़ो, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। या फिर आप स्टूडेंट से बोलो, एक क्वेश्चन पूछो, वो जो बता रहा है उसको आप लिखने लग गए, वो गलत बता रहा हो तो, ठीक है, तो ये भी गलत है। आपको क्या करना होगा, जो भी पूरा आपको कहानी, पूरा चैप्टर ब्लैक बोर्ड पर नहीं उतारना, क्योंकि टाइम लेगा, कोई फायदा नहीं। आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और तीन बच्चे क्या करेंगे, क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखना, उनको इतना क्लियर लिखना है कि सबको दिख सके, उनको हाईलाइट करेंगे, और फिर आपको उन पॉइंट्स की बेसिस पे जो जो बताना है वो आप ओरली बताएंगे या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में बताएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही एंड शी। टीचर कब सक्सेसफुल माना जाएगा, अगर वह स्टूडेंट की हेल्प करता है एक अच्छा नागरिक बनने में, या फिर इम्पार्ट करता है सब्जेक्ट नॉलेज स्टूडेंट को, या फिर प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को कि वो एग्जामिनेशन पास कर लें, या फिर प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट मैटर को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो देखिए, ठीक है, अच्छा नागरिक तो बनना ही बनना है, और अच्छा नागरिक बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर हेल्प करे, ठीक है, या फिर आप बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने में उसकी मदद करेंगे। अच्छा नागरिक नहीं बनाना है, टीचर का उद्देश्य है कि बच्चे को ऐसी गुणवत्ता परक शिक्षा देना है जिसका इस्तेमाल वह अपने जीवन यापन में कर सके, अपने आने वाली पीढ़ी की नॉलेज को एनहेंस कर सके, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देनी बच्चे को, सब्जेक्ट का रट्टू तोता नहीं बनाना है। पता चले इंग्लिश में तो वो टॉप क्लास है, और अगर उससे कहा जाए कि आप 2+2 कर दीजिए तो उसको नहीं पता कि ये 4 होंगे, ठीक है। या फिर उससे कह दिया जाए कि ये 4 है तो अब ये 2+2, इसको वो 2+2 में ना तोड़ पाए, तो ऐसी नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए चाइल्ड का, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। स्टूडेंट को हमें सिर्फ एग्जामिनेशन में पास नहीं कराना, क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती है। एक बारी को आप एग्ज़ाम में चीटिंग करके पास भी हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं, वहाँ जब आप एग्ज़ाम कर देते हैं और उस टाइम पर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप रट के कुछ नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट को हमें एग्जामिनेशन पास करने के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना, हमें उन्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सके। उनकी नॉलेज का लेवल जो है वो हमें बढ़ाना है, उनके बिहेवियर में हमको परमानेंट चेंजेस लाने हैं, ठीक है।
सो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि सब्जेक्ट जो मैटर है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट करना है ताकि बच्चा उसको क्या कर सके, अपनी लाइफ से, अपनी जो भी उसकी बेसिक जनरल लाइफ है उसके साथ वो उसको लिंक कर सके। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। अब जो डायनेमिक अप्रोच होता है टीचिंग का, उसका मतलब है कि टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। क्या शिक्षण जो है वो फोर्सफुल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको बच्चे पर दबाव नहीं बनाना है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर है। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। यस, टीचर को एनर्जेटिक और डायनेमिक होना चाहिए, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक। जो टॉपिक हो टीचिंग की वो स्टैटिक ना हो लेकिन डायनेमिक हो नहीं। और द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। यस, यही ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। टीचर के एनर्जेटिक और डायनेमिक होने से क्या फ़ायदा अगर जो हमारे लिसनर्स हैं वही पैसिव मोड में होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हैं उनको ये ज़रूरत है कि उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हो वो लर्निंग प्रोवाइड की जाए, क्योंकि स्टूडेंट जब एक्टिविटीज़ करके सीखना एक अच्छी विधि मानी गई है। और करके बच्चे कब सीखेंगे? एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेंगे, उसमें वो इंटरेस्ट भी लेंगे और बेहतर तरीके से यहाँ पर शिक्षण हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज। अब जो वो रिसर्च जिसका उद्देश्य जो होता है तुरंत एप्लीकेशन का, वो क्या है? एक्शन रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च। मैं बोला इमीडिएट एप्लीकेशन आ गई यानी कि एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुट नोट्स रेफर टू द सेम वर्क। जब दो और दो से ज़्यादा सक्सेसिव फुट नोट्स एक ही काम के लिए रेफर किए जाएंगे तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आप सभी को पता है आई बी और आई डी ही करेंगे। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज 9-year-olds आर टॉलर दैन 7-year-olds। यहाँ पर बोला है कि जो 9 साल का होगा वो 7 साल वाले व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है किस रेफरेंस का? जो ये रेफरेंस कहाँ से ड्रॉन हुआ है? वर्टिकल स्टडी से, क्रॉस सेक्शनल से, टाइम सीरीज से, एक्सपेरिमेंटल से। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर। अब कॉन्फ्रेंसेस क्यों होते हैं? ताकि वो मल्टीपल टारगेट्स ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर सकें, या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए होते हैं, या फिर न्यू रिसर्च को शोकेस करने के लिए होते हैं, या फिर सभी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सभी के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है उसका मतलब क्या होता है? तो ये तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ये क्या होता है? ये एक वो रिसर्च होती है जो कि इंसिडेंट के बाद कैरी आउट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 इज रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। रिसर्च एथिक्स में क्या नहीं आता? ऑनेस्टी नहीं आती, सब्जेक्टिविटी नहीं आती, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सब्जेक्टिविटी नहीं आती। ऑनेस्टी आपको रखनी होगी क्योंकि अगर आपको कॉपी नहीं करना किसी दूसरे का, को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग लिखना है, तो इसलिए ऑनेस्टी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 55 to 60 इज बेस्ड ऑन द पैसेज। तो पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और फिर पैसेज को रीड करके हम आंसर मार्क करेंगे। अ पर्सन गेट्स पार, पर्सन को पार कब मिलेगी? राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड टू। द कमीशन मेड द बिल इफेक्टिव बाय। द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर्ड द बिल इनोवेटिव एंड होप दैट। And the last question is the transparency and public accountability is the responsibility of 3 organs of the state. अब बस हम पैसेज रीड करेंगे। James Madison said, "A people who mean to be their own governors must arm themselves with power that knowledge gives." In India, the Official Secrets Act 1923 was a convenient smoke screen to deny members of the public access to information. Public functioning has traditionally been shrouded in secrecy, but in a democracy in which people govern themselves, it's necessary to have more openness in the maturing of our democracy. Right to information is a major step forward. It enables citizens to participate fully in the decision-making process that affects their lives so profoundly.
It is in this context that the address of the Prime Minister in the Lok Sabha is significant. He said, I would only like to see that everyone, particularly our civil servant, should see the bill in a positive spirit, not as a draconian law for paralyzing government, but as an instrument for improving government-citizen interface, resulting in a friendly, caring, and effective government functioning for the good for our people. He further said this is an innovative bill where there will be scope to review its functioning as we gain experience. Therefore, this is a piece of legislation whose working will be kept under constant reviews. The Commission in its report has dealt with the application of the right to information in executive, legislature and judiciary. The judiciary could be a pioneer in implementing the act in letter and spirit because much of the work that the judiciary does in open to public scrutiny. Government of India has sanctioned an e-governance project in the judiciary for about 700 crores, which would bring about systematic classification, standardization and categorization of records. This would help the judiciary to fulfill its mandate under the Act. Similar capacity building would be required in all other public authorities. The transformation from non-transparency to transparency and public accountability is the responsibility of all the three organs of state. So the correct answer for question number 55 is option number A, by acquiring knowledge. Question number 56, the answer goes with enable citizens to participate fully in the decision making process. Next, question number 57 is the Prime Minister considered the bill to provide power to civil servants as an instrument for improving government-citizen interface, resulting in a friendly, caring and effective government. A draconian law against the official if to check the harassment of the people. So the correct answer for this question is option number B, as an instrument for improving government-citizen interface, resulting in a friendly, caring and effective government. Question number 58 says that the Commission made the bill effective by extending power to the executive authorities, combining the executive and legislative power, recognizing judiciary pioneer in implementing the act in letter and spirit, educating the people before its implementation. So the correct answer for this question is option number C. Recognizing judiciary a pioneer in implementing the act in letter and spirit. Question number 59. The Prime Minister considered the bill innovative and hoped that it could be reviewed based on the experience gained on its functioning. The civil servants would see the bill in a positive spirit. It would not be considered as a draconian law for paralyzing government या फिर all of the above. So the correct answer for this question is all of the above. सारे points यहाँ पर consider किए जाएंगे. And the last question for the session is the transparency and public accountability is the responsibility of three organs of the state. हमारे और स्टेट के थ्री ऑर्गन्स कौन से हैं? नन अदर दैन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इस क्वेश्चन को अगर आप पैसेज में नहीं देखते तब भी आप आंसर कर सकते थे. ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. And that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.